नमस्ते दर्शकों। मीडिया विजिल के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। ये है हमारा शो स से समाज। 6 अगस्त को मोहम्मद जुबैर, जिनका ट्विटर हैंडल ज़ुबैर है, जगदीश सिंह नाम के एक व्यक्ति के आक्रामक और अश्लील भाषा वाले ट्वीट का जवाब देते हैं अपने हैंडल से। जवाब देते वक्त वो जगदीश सिंह की डीपी यानी कि डिस्प्ले पिक्चर को पोस्ट करते हैं, उसे ब्लर और धुंधला भी करते हैं और ऐसा करते हुए कहते हैं, हेलो जगदीश सिंह, आपकी प्यारी सी पोती को पता है क्या कि आप खाली वक्त में दूसरों से सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते हैं? मेरा सुझाव है कि आप ये डीपी बदल लें। इस पोस्ट पर 2 और हैंडल अपनी टिप्पणी करते हैं, दी रियल मास्क और सैयद सरवर 20। इस ट्वीट का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस की साइबर शाखा और रायपुर पुलिस ने कथित रूप से ट्विटर के जरिए नाबालिग लड़की को धमकाने और प्रताड़ित करने के आरोप में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हालांकि तस्वीर में लड़की का चेहरा धुंधला और ब्लर कर दिया गया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार 6 सितंबर को बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, की शिकायत पर जुबैर के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि IT एक्ट और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम पॉक्सो, जिसे द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट भी कहते हैं, इन धाराओं के तहत मोहम्मद जुबैर के खिलाफ FIR दर्ज हुई। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे पास ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक प्रतीक सिन्हा जी है। नमस्ते प्रतीक सिन्हा। और जो जुबैर जी हैं, मोहम्मद जुबैर जी, वो भी को फाउंडर हैं ऑल्ट न्यूज़ के। तो बहुत डिटेल में प्रतीक बता पाएंगे एक्चुअली में इस मामले में चल क्या रहा है और मसला क्या है। प्रतीक, पहले मैं आपसे आपकी इनिशियल रिएक्शन, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है ये जो चल रहा है उस पर? ये टारगेटेड अटैक है। ये जो जगदीश सिंह है, जिनका हैंडल है jsingh2252, वो काफ़ी समय से जुबैर को अब्यूज़ करते आ रहे हैं। काफ़ी हम लोगों ने मल्टीपल पोस्ट दिखाए है कि कैसे उन्होंने मल्टीपल टाइम्स अब्यूज़ किया है जुबैर को। ये 6 अगस्त या जो भी डेट है उस दिन भी अब्यूज़ किया था जुबैर को, गाली दी थी जुबैर को, और जुबैर ने उसको रिस्पॉन्ड करके कहा था कि आप क्यों गाली दे रहे हो जब आपके डिस्प्ले पिक्चर में आपकी ग्रैंड डॉटर का फोटो है। वो ग्रैंड डॉटर है, डॉटर है नहीं पता, बट डिस्प्ले पिक्चर में आपकी ग्रैंड डॉटर का फोटो, उसका फोटो हटा दीजिए। और उसने उनका डिस्प्ले पिक्चर पोस्ट किया था जो पब्लिकली अवेलेबल है, और जो छोटी बच्ची था उसको पूरा ब्लर कर दिया था ताकि छोटी बच्ची ना दिखे। और ये बात कहनी चाहिए कि आप जब तक डिस्प्ले पिक्चर में आप एक बच्ची का फोटो रख रहे हो तब तक आप ऐसे कैसे आप ऐसी गाली दे सकते हो। तो उसके बाद में जो राइट विंग जो इकोसिस्टम है, उन्होंने NCPCR, NCW सब लोग को टैग करना शुरू किया। NCW ने पहले कॉग्निजेंस लिया और कहा कि ये NCW जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है उसके तहत नहीं आता है और ये NCPCR के तहत आता है। फिर NCPCR ने इसका कॉग्निजेंस लिया और बोला कि वी आर इंक्वायरिंग इनटू इट, एंड देन उन्होंने शायद 2-3 दिन में ये आदेश दिया कि पुलिस को इस मामले में FIR दर्ज करनी चाहिए। माने सितंबर 4 को और एक हियरिंग होती है कमीशन में। इसमें मैं ये बता दूं कि इंक्वायरी का ये मतलब होता है कि आप सबका पक्ष सुने। ऐसा नहीं होता कि आप किसी एक का पक्ष सुने। जब इंक्वायरी आप जुबैर के खिलाफ कर रहे हो तो आपने एक भी बार जुबैर को ना ही कांटेक्ट किया, ना ही उसका पक्ष सुना। तो एक वन साइडेड इंक्वायरी है जिसको इंक्वायरी नहीं कही जा सकती है। तो एनीवे सितंबर 4 को ये इंक्वायरी की दूसरी बैठक हुई जहां ट्विटर ने आश्वासन दिया कि वो जो भी हैंडल्स है, जो 3 हैंडल्स आपने बताए इंक्लूडिंग जुबैर का जो हैंडल, उसकी डिटेल्स देंगे। और उसी शाम जो प्रियांक कानूंगो है जो NCPCR के चेयरमैन है, उन्होंने ट्वीट किया कि उनको जो एक्शन टेकन रिपोर्ट, जो ATR बोलते हैं, जो उनको मिली है पुलिस के पास से, उसमें ये कहा गया है कि इस मामले में FIR दर्ज हो गई है। और अगले दिन काफी न्यूज़पेपर ने इसको रिपोर्ट किया। काफी लोगों ने गलत तरह से भी रिपोर्ट किया, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि डॉक्सिंग की गई है। डॉक्सिंग का मतलब होता है कि
कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन हो उसे पब्लिक डोमेन में डालना। यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ जो पब्लिक में एक डिस्प्ले पिक्चर थी जिस टाइम उन्होंने ट्वीट किया था, उसी को जुबैर ने डाला था, वो भी ब्लर करके। तो ये सब रिपोर्ट किया गया। फिर हम लोगों ने तब तक ये सितंबर 4 के कुछ दिन पहले हम लोग को एक टिप ऑफ मिला कि ये जो मामला है, क्योंकि इतना आपने जैसे फुल फॉर्म बताया पॉक्सो का, वो है इट इज अ लॉ टू डील विद सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंस एक बहुत स्पेसिफिक टर्म होता है। जब जुबैर ने ट्वीट किया था, उनका जो रिमार्क था वो किसी बच्चे की तरफ डायरेक्टेड था ही नहीं। वो जो रिमार्क उनके गार्जियन की तरफ डायरेक्टेड था। बच्चे के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। जो टिप्पणी थी वो गार्जियन की तरफ थी और बच्चे के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया गया। तो किसी भी एंगल से ये सेक्सुअल ऑफेंस नहीं बनता है। किसी ऑफेंस ही नहीं बनता, सेक्सुअल ऑफेंस की बात ही दूर है, क्योंकि बच्ची के खिलाफ कोई रिमार्क नहीं किया गया है। तो ये सेक्सुअल ऑफेंस का मामला बनता ही नहीं, कोई ऑफेंस ही नहीं है इधर। फिर भी जब ये केस हम लोगों ने देखा कि ये लोग इसको परसू कर रहे हैं, और हम लोग को एक टिप ऑफ मिला कि ये पॉलिटिकल क्लास में, हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिकल क्लास ने इस केस में इंटरेस्ट लिया है। तो ये टिप ऑफ हम लोग को करीबन सितंबर 1 या उसके करीबन मिला। तब हम लोग ने लीगल टीम तैयार करनी शुरू की, और क्योंकि तब तक कोई एफआईआर दर्ज हुई उसका कोई वी हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। सितंबर 4 को ही जब इन्होंने एटीआर एक्शन टेकन रिपोर्ट के बारे में लिखा, प्रियांक कानूंगो जो एनसीपीसी के चेयरमैन, तभी हम लोग को पता चला कि एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद में हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में मंडे को यानी 7 तारीख को फाइल किया हम लोगों ने केस कि एफआईआर को क्वॉश कर दिया जाए। ये भी बात बताना चाहता हूं कि हम लोग को एफआईआर की कॉपी नहीं मिल रही थी। हम लोग के लॉयर्स ने 2 चीज की। हम लोग के लॉयर्स ने पहले तो अगस्त में ही एनसीपीसीआर को एक पत्र लिखा, नहीं तब जुबैर ने लिखा, एनसीपीसीआर को एक पत्र लिखा कि मेरा पक्ष लिया ही नहीं गया है। उसको एनसीपीसीआर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बाद में हम लोग के लॉयर्स ने कांटेक्ट किया शायद सितंबर 1 या सितंबर 2 को कि जुबैर का पक्ष लिया नहीं गया। तब एनसीपीसीआर ने कहा कि जुबैर का पक्ष लिया जाएगा, अभी सिर्फ 4 को तो सिर्फ ट्विटर को बुला रहा है, और वहीं 4 को ही बता दिया कि ये एफआईआर दर्ज हो गई है। तो जुबैर का कभी पक्ष लिया ही नहीं गया। और ये जो एफआईआर की कॉपी है वो भी हम लोग को नहीं मिल रही थी। अभी आप किसी के ऊपर एक आरोप लगा रहे हो, एक अक्यूज्ड बोल रहे हो कि वो ही इज अक्यूज्ड ऑफ सम क्राइम, तो उनका हक होता है एफआईआर का कॉपी मिलना। तो हम लोग को एफआईआर की कॉपी भी नहीं मिल रही थी। तो हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में 7 तारीख को केस डाला, और आज सुबह हियरिंग थी, और दिल्ली हाई कोर्ट हैज गिवन इंटरिम प्रोटेक्शन टू जुबैर कि अभी नेक्स्ट 8 वीक्स तक कोई कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते जुबैर के खिलाफ। और अभी तक मेरे पास पूरी ऑर्डर की कॉपी नहीं है, लेकिन जो बता रहे कि दिल्ली एफआईआर में पॉक्सो का केस है, पॉक्सो का केस नहीं है दिल्ली एफआईआर में। मेरे पास अभी एफआईआर की वैसे अभी मैंने कहीं कॉपी देखी तो वहां सिर्फ आईटी एक्ट के तहत 67 और 67A में जुबैर के खिलाफ केस है, और पॉक्सो का केस दिल्ली में नहीं है। रायपुर में पॉक्सो का केस है, और रायपुर की कोर्ट अभी सैनिटेशन के लिए बंद है। रायपुर की जो बिलासपुर हाई कोर्ट है वो पूरा इस वीक सैनिटेशन के लिए बंद है। तो जब बिलासपुर हाई कोर्ट खुलेगी तब हम लोग वहां अप्रोच करेंगे, और सेशंस कोर्ट में हम लोग ने अप्रोच किया है रायपुर में, एंड वहां भी कार्यवाही चल रही है। तो ये हुआ लीगल मामला। बट दिल्ली हाई कोर्ट का आज बहुत अच्छा जजमेंट है, जो पूरा जजमेंट आएगा तो आप उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन आज काफी अच्छा जजमेंट है जिसमें जुबैर को इंटरिम प्रोटेक्शन दिया गया है। जी प्रतीक, अपने पहली बात जैसे आपने आंसर ये वाला स्टार्ट किया था अपना, आपने बोला ये टारगेटेड अटैक है। मैं पहले ये जानना चाहती हूँ कि क्या रायपुर और दिल्ली दोनों जगह जो एफआईआर हुई है वो एनसीपीसीआर ने ही दर्ज कराई है, या फिर कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व है इसमें?
क्या जगदीश सिंह जी ने खुद नहीं एफआईआर बोली है, एनसीपीसीआर ने संज्ञान लेके दोनों एफआईआर दर्ज? रायपुर की एफआईआर जो वहाँ के लोकल थाना अधिकारी है उन्होंने सुओ मोटो ये जगदीश सिंह के तरफ से रजिस्टर करवाई है। और दिल्ली में जो एफआईआर है मेरे हिसाब से कोई एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है, उनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, उनके तरफ से जो एनसीपीसीआर के साथ एसोसिएटेड है उनके नाम पे रजिस्टर करवाई है। आप इसको टारगेटेड अटैक क्यों बोल रहे हैं? लाइक व्हाई डू यू थिंक, क्या इसके ऑल्ट न्यूज के काम से इसका कोई रिलेशनशिप है? आप क्यों मान रहे हैं कि ये टारगेटेड है? ऑल्ट न्यूज के काम से रिलेशनशिप है, जुबैर के काम से। जुबैर ऑल्ट न्यूज के डायरेक्टर है, को फाउंडर है, और जुबैर की एक खुद की एक आइडेंटिटी है सोशल मीडिया में जो हर इंडिविजुअल की होती है। मेरी अलग सी आइडेंटिटी है, जुबैर की अलग सी आइडेंटिटी है ऑनलाइन, और जुबैर काफी कुछ एक्सपोज करते हैं। तो ऑल्ट न्यूज का काम और जुबैर का जो इंडिविजुअल काम उसको टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा है उसका मैं कैसे बोल रहा हूँ टारगेट किया जा रहा है, सीधा साधा उसका जवाब है कि जब केस ही नहीं बनता है, अगर एक स्टैट्यूटरी बॉडी एनसीपीसीआर जैसी स्टैट्यूटरी बॉडी अगर जानबूझ के किसी चीज को ट्विस्ट करे और किसी को फंसाने की कोशिश करे, तो उसका यही मतलब होता है कि ये टारगेटिंग हो रहा है। जब एनसीपीसीआर चेयरमैन बार बार एक ही बारे में ट्वीट करे, कम से कम 5-6 ट्वीट किए उन्होंने, और कौन से केस के बारे में वो ये ट्वीट करते हैं, तो जब इतनी बार ट्वीट करते हैं, तो जब एक स्टैट्यूटरी बॉडी एक बिल्कुल स्पेसिफिक इंटरेस्ट ले रही है जहां केस बनता ही नहीं है, और स्टैट्यूटरी बॉडी ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट नहीं है, गवर्नमेंट के इशारे से चल रही है। और ये सिर्फ एनसीपीसीआर का मामला नहीं है, एनसीडब्ल्यू में भी यही हो रहा है, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन में, जहां और ये एनसीपीसीआर ने टिप्पणी शाहीन बाग जब हो रहा था तो शाहीन बाग में बच्चों के ऊपर भी एक टिप्पणी की थी एनसीपीसीआर ने। तो ये सब देख के पता चल रहा है कि एनसीपीसीआर एक पॉलिटिकल एक स्टैट्यूटरी बॉडी के हिसाब से काम नहीं कर रही, मगर एक पॉलिटिकल क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से काम कर रही है। और क्योंकि ऑल्ट न्यूज का काफी काम पॉलिटिकल क्लास को आड़े आता है, इसलिए ऑल्ट न्यूज को टारगेट किया जा रहा है। प्रतीक, ऑल्ट न्यूज का काम हम लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं। आप लोग ने इतना ब्रिलियंट काम किया है, आप नैरेटिव्स को, फैक्ट चेकिंग को, स्टैट्स को बहुत अच्छे से वेरीफाई करके आपने पब्लिक डोमेन में रखा है। और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग 2017 से एक बॉडी की तरह काम कर रहे हैं। 9 फरवरी आपके ऊपर पर्सनल लेवल पे तो बहुत अटैक हुए होंगे, आई थिंक सबके ऊपर होते हैं। मुझे बताइए सिस्टमिक तरीके से, इज दिस द फर्स्ट टाइम, क्या ये पहली बार है कि एक तरह की एफआईआर हुई है, या इससे पहले भी एक सिस्टमिक इंस्टीट्यूशन लेवल पे आप लोग को परेशान किया गया है? नहीं, इंस्टीट्यूशन लेवल यानी गवर्नमेंट के हिसाब से कभी हम लोग को नहीं किया गया है। प्राइवेट पार्टीज ने डेफेमेशन नोटिस भेजी है, लीगल नोटिस भेजी है, जो नोटिस के लेवल पे ही खत्म हो गई, कभी कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। पहली बार हम लोग के किसी मेंबर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है, एंड दैट टू ऑन बिहाफ ऑफ अ गवर्नमेंट बॉडी। ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें एक बात ये जानना चाहती थी कि वर यू प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग लाइक दिस, कि ऐसा कुछ होने वाला या हो सकता है, नॉट लाइक एक स्पेसिफिक जुबैर के साथ, बट एक पूरी बॉडी के साथ आप लोग के साथ कुछ हो सकता है? क्योंकि आप लोग इतनी यू आर ब्रेविंग इनटू अ टेरिटरी वेयर यू आर फाइटिंग फेक न्यूज़ फ्रॉम नॉट जस्ट वन स्पेक्ट्रम बट सारे स्पेक्ट्रम से। तो आप लोग इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं क्या प्रिपेयर्ड थे, या दिस जस्ट केम एज अ शॉक? No, it did not come as a shock at all. हम लोग तो बहुत पहले से जानते हैं कि ऐसा कुछ होगा। वही है कि देखिए, आपने पूछा कि पहले हुआ है यानी कुछ हुआ नहीं। वो इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि हम लोग के खिलाफ पहले कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप ऑल्ट न्यूज स्टोरीज पढ़े, हम लोग वी आर वेरी वेरी प्रोफेशनल। हम लोग बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डालते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग ऐसे टेरिटरी में हैं जहां इफ वी अपसेट सर्टेन पीपल, हम लोग के ऊपर केस हो सकता है। तो हम लोग सोशल मीडिया पे भी बड़ा ध्यान करके लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख देते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास वो फ्रीडम नहीं है, जो जितनी भी हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, हम जानते हैं कि हम लोग के पास वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो हमें सब कुछ बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, और वही करते आ रहे हैं। आप मेरी लैंग्वेज अगर देखेंगे अभी की और मान लो 4 साल पहले की, उसमें आप काफी डिफरेंस पाएंगे, क्योंकि पहले मैं
ज्यादा एग्रेसिव था, अब्यूजिव कभी नहीं था, लेकिन थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव लैंग्वेज शायद था, ज्यादा लिबर्टी शायद लेते थे लैंग्वेज में, लेकिन अभी हम लोग बहुत नाप के लिखते हैं, तो वो भी एक कारण है कि हम लोग के खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये कोई किसी, इट इज नॉट अ फेवर फ्रॉम समबडी कि हम लोग के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, इट इज बिकॉज वी हैव बीन वेरी वेरी केयरफुल, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वो लोग देखते हैं कि ये, अगर अगेन आई स्ट्रेस ऑन द फैक्ट कि कितना फ्रिवलस केस है, कि आपको ऐसे फ्रिवलस इशू पे जहां कोई क्राइम बनता ही नहीं, उसके ऊपर आपको अगर टारगेट करना पड़ रहा है, मतलब आप जानते हो कि हम लोग विंडो नहीं देते हैं आपको, राइट? हम लोग कभी विंडो नहीं देते हैं, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि विंडो नहीं देना है। छोटा सा भी आप विंडो दे दो तो उसमें people will try to take advantage of that, even the slightest window. So while we are not shocked, we know this and we work knowing that that there is a constant threat. That is something that we keep reminding ourselves very often. I think ये बहुत आप लोग के लिए मेहनत का काम है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि वो न्यूज़ स्टोरीज पढ़ना, उस पर फैक्ट चेक करना, उसको पब्लिश करना इटसेल्फ इज़ वेरी रिग्रेसिव, उसके बियॉन्ड इस तरह की थ्रेट से डील करना। क्योंकि आपने ये बात की, क्योंकि आप लोग बहुत कॉशियस होकर हर चीज़ को नाप तोल के लिखते हैं। मैंने आपसे आज जब दिन में हम लोग बात कर रहे थे कि आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे एक शो में, तो एक बात मेंशन की थी कि एक अंकुर सिंह नाम के एक ट्विटर हैंडल से एक बहुत लंबा ट्विटर थ्रेड पब्लिश किया गया, जिसमें ज़ुबैर के एक ट्वीट, कपल ऑफ ट्वीट्स, नॉट एक ट्वीट, बट कुछ ट्वीट्स को लेके उनको डिबंक करने की कोशिश की गई। एंड मैं जानती हूँ कि कुछ बहुत ओवर स्ट्रेच्ड भी हैं अपने आर्ग्यूमेंट में, बट कुछ ट्वीट्स में ऐसा भी है कि जहाँ पे हो सकता है ज़ुबैर ने शायद जल्दी में कुछ पोस्ट किया हो, या हो सकता है उन्हें एक सार्केज़म में पोस्ट किया हो। ये इस चीज़ के बारे में आप एक तो बताइए, आप अंकुर सिंह का जो ट्विटर थ्रेड है उसको एज अ फैक्ट चेकर आप खुद कैसे देखते हैं? एंड क्योंकि ज़ुबैर के ऊपर एक पर्टिकुलर तरह का एलिगेशन लगा है कि एक फैक्ट चेकर होने के बावजूद उन्हें इस तरह की गलतियां करी, इस तरह का दिक्कतें, इस तरह की चीज़ें लिखी ट्विटर पे, तो आप उस चीज़ को कैसे एक एज अ फैक्ट चेकर डिबंक करते हैं, एज अ पर्सन हु नोज ज़ुबैर एंड आल्सो नोज सोशल मीडिया का जो इकोसिस्टम है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो जो अंकुर सिंह का थ्रेड है, मैंने वैसे उनको उन थ्रेड देखा नहीं है, क्योंकि मैंने काफी लोगों को म्यूट कर दिया गया, क्योंकि वो लोग एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। तो वन ऑफ द वेज ऑफ कीपिंग oneself sane on social media is to mute anybody and everybody who do not speak in a certain way. तो अंकुर सिंह को मैंने म्यूट कर दिया, बट मैं जानता हूं कि ज़ुबैर, तो देखिए इसमें एक मामला होता है कि जर्नलिस्टिक एरर्स सबसे होती है। आप मिसइंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? जिसमें आप एक कुछ इंफॉर्मेशन डालते हैं, वो गलत पाया जाता है और आप उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हो, या एक ऐसे आप बिल्कुल एक फिक्शन की तरह डालते हो कि अभी जैसे हम लोग स्टोरी डीबंक करते हैं कि कोई 2017 का वीडियो बोल दिया कि 2019 में चल रहा है, ठीक है? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। यहां ज़ुबैर की क्या गलती थी? ज़ुबैर की जो कुछ ट्वीट्स थे कि उन्होंने एक प्रेजेंट इंसिडेंट के बारे में कुछ बोला और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन गलत दी, जो जर्नलिस्टिक एरर्स होती है, और उसको ज़ुबैर ने जो वहां तो एक तरफा ट्वीट दिखाया ना, उन्होंने ये नहीं दिखाया है कि ज़ुबैर ने जो भी गलती हुई, हर गलती को एक्नॉलेज किया है और ट्वीट किया है कि ये गलती हो गई है, ये मेरा एक्नॉलेजमेंट है। तो जर्नलिस्टिक एरर और मिस इन्फॉर्मेशन में ये डिफरेंस होता है कि अगर आप गलती हो जाए, देखिए फैक्ट चेकर कोई सुपर ह्यूमन नहीं होता है, ठीक है? फैक्ट चेकर का मतलब ये नहीं होता है कि कोई गलती नहीं करेगा। फैक्ट चेकर का मतलब ये होता है कि somebody who's in the profession of checking facts and publishing correct information, ठीक है? Now firstly जो भी दिखाया गया वो ऑल्ट न्यूज की स्टोरीज पे नहीं है, ज़ुबैर के पर्सनल अकाउंट पे, बट इन एवरी केस ज़ुबैर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज एक्नॉलेज्ड कि देखो ये गलती हुई है, और ये आप काफी कुछ तो डेवलपिंग स्टोरीज होती है, जरूरी नहीं है कि आप कि ये होता है बाद में कुछ और पता चलता है।
और कुछ हुआ है, तो डेवलपिंग स्टोरीज होती है, उसको भी मिस इन्फॉर्मेशन करके आप ट्विस्ट करके डालो तो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं बन जाता है. So there are journalistic errors which are portrayed as misinformation. I do not believe that any of those cases are a classic case of misinformation where you are knowingly and willingly spreading malified information. Where you're कि आप 2017 का कोई पिक्चर 2020 में जानबूझ के डालो, वैसा कुछ नहीं है उसमें. So it is necessary to know what is the difference between a journalistic error and deliberate misinformation. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि जर्नलिस्टिक एरर और डेलिबरेट मिस इन्फॉर्मेशन में एक सॉर्ट ऑफ स्पेस होना चाहिए, लाइन होनी चाहिए. पर हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं प्रतीक, द ब्लरिंग लाइंस लाइक बिटवीन न्यूज़ एंड बिटवीन जो व्हाट्सएप पे हमको मिलती है इन्फॉर्मेशन. मैं इससे थोड़ा एक ब्रॉडर क्वेश्चन पूछना चाहूँगी बिफोर आई कम बैक टू जुबैर वाला मामला. इतना कुछ ब्लर हो रहा है, एवरीथिंग, नैरेटिव गेट्स blurred with statistics get blurred with a WhatsApp forward then becomes something a minister says on Twitter. मतलब इतना ज़्यादा इंटरलिंक है. हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन में भी एक जैसे जब तबलीगी जमात वाला मामला था, एक हेल्थ की रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन में एक सिनिस्टर तरीके से एक और नैरेटिव डाला गया. ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ों में देखा है. हाँ, ये वाली जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जहाँ पे सब कुछ ब्लर हो रहा है, आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता जा रहा है फेक न्यूज़ को बर्स्ट करना, और कैसे आप सोचते हैं आने वाले फ्यूचर में इसका क्या, हाउ डू यू री इमेजिन द वर्क दैट यू डू? एक्चुअली लाइंस इतनी ब्लर्ड नहीं, आई मीन एटलीस्ट इस इशू में मुझे नहीं लगता कि लाइंस इतनी ब्लर्ड है. बहुत क्लियर डिमार्केशन है. व्हाट इज द इशू? द इशू इज दैट वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस. There is information overload. हम लोग सब सोशल मीडिया पे सब जगह, अनलेस आप एक हर्मिट का लाइफ लीड कर रहे हो, अर्बन लाइफ आप कहीं भी लीड कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट एक या दो या कोई लोग 5 फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया पे रहते हैं. आप दिन में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया. There are different statistics anywhere ranging from 30 minutes every day to, so you're consuming a lot of information. आप जो कंज्यूम करते हो सोशल मीडिया, आपको कंज्यूम करने, देयर इज अ, यू कैन रीड एंड देन यू कैन लाइक एंड शेयर. तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो, आप उसको पोस्ट भी कर सकते हो. ठीक है. अभी आप जब पोस्ट करोगे तब डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, कि इंफॉर्मेशन को कैसे जांचा जाए कि वो ऑथेंटिक है या इनऑथेंटिक है. अलग अलग लोगों की अलग अलग कैपेसिटी है, डिपेंडिंग ऑन उनका क्या एक्सपोजर है, क्या एजुकेशन है, डिफरेंट फैक्टर्स है. ठीक है. इसमें तो मगर इसमें तो फॉर मी द क्लियर लाइन बिटवीन मिस इन्फॉर्मेशन एंड अदरवाइज इसकी, अगर आप देखिए पहले तो, और एक वर्ड है डिसइंफॉर्मेशन. उसका डेफिनेशन क्या है? डिसइंफॉर्मेशन का डेफिनेशन है कि आप जानते हो कुछ गलत है फिर भी आप पोस्ट करते हो. अच्छा. मिस इन्फॉर्मेशन का ये डेफिनेशन है कि कुछ गलत है मगर आप जानते नहीं हो, आप पोस्ट कर देते हो. ठीक है. पहले तो ये डिफरेंस जानना जरूरी है कि व्हाट इज डिसइंफॉर्मेशन, व्हाट इज मिस इन्फॉर्मेशन. ठीक है. अभी जब मिस इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि मानो आपने कुछ पोस्ट किया और आपको पता चला कि आपको somebody informed you कि देखिए गलत है, this is the actual fact, और फिर आप as a responsible citizen, all of us have a responsibility to a society, especially when an issue becomes so big. Responsibility क्या है कि अगर आपने कुछ गलत डाला तो आप उसको acknowledge करोगे, ताकि आपको जिसने पढ़ा, एटलीस्ट कुछ लोगों को पता चले कि ठीक है ये हम लोगों ने जो पढ़ा था वो गलत है. अभी अगर आप वो ऑनेस्टली आप वो डिस्क्लेमर या क्लैरिफिकेशन देते हो, तो so then you are acknowledging that yes, you've fallen for something which was on social media. Or if you do that as a habit, तब then things will change, because then you will become aware कि ठीक है इतनी चीजें हैं गलत और I need to be more careful. So as you follow that process, you will fall for lesser and lesser information, क्योंकि you will invest more time in finding out whether something is true or not. You will invest more time in thinking about sharing something before blindly believing it. You won't blindly believe in things anymore. So it's a process where you go from one end where you suddenly come on social media, internet, नया आपको एक फोन मिला है
और इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जैसे कोई आप घर में बुजुर्ग ले लीजिए जिनको पहली बार सोशल मीडिया अकाउंट मिला है, पहली बार व्हाट्सएप अकाउंट मिला है, उनका जो रिएक्शन होता है वो सब कुछ बिलीव करते हैं। उनको ये इमेजिनेशन भी नहीं है कि कोई जाके किसी का वॉइस ओवर कर देगा, कोई जाके कुछ पिक्चर मॉफ कर देगा, कोई वीडियो काट के दिखाएगा, वो उनको पता नहीं, वो एक्सपोजर नहीं है। जैसे वो सोशल मीडिया पे टाइम बिताते हैं एंड they will find out that these are the various techniques using which people are being misled. The more people know that they are being misled, they will react to it and they will acknowledge. For me, the line is whether you acknowledge or not. That is the line, and there is no वहाँ कोई blurring नहीं है। गलती people लोगों से गलती होगी। लोगों से गलती क्यों होगी? क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्सेस है और लोगों में ये एजुकेशन नहीं है कि, या वो नो हाउ नहीं है कि इंफॉर्मेशन को कैसे डील कर सकते हैं। आप एक छोटे बच्चे को चौराहे पे डाल दे जहां ट्रैफिक लाइट्स है, अभी अगर उसे नहीं पता कि चौराहा कैसे क्रॉस करते हैं, कि ट्रैफिक लाइट की आपको सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना है, आपको सिर्फ जब लाइट एक स्पेसिफिक कलर की हो तभी क्रॉस करना है, अगर वो छोटे बच्चे को इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो गलती करेगा। उसको सुधारोगे उसकी गलती, तो वो गलती नहीं करेगा। That is the role of education. So, for me, it is about whether a person learns and whether there is course correction or not, and that is what it is. तो इस मामले को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। आप गलती होगी, सब लोगों से गलती होती है, मेरे से भी गलती हुई है, ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती नहीं हुई है। गलती होती है, आप उसको एक्नॉलेज करते हो and then you try and not make those errors again. That's it. Okay. So ये टॉकिंग अबाउट एक सोशल मीडिया कॉग्निजेंस, कॉन्शियस और लिटरेसी का कहीं पे एक है, देयर इज अ सोल्यूशन, इट्स नॉट दैट बैड, और ये होगा, पॉसिबिलिटीज होगी, तो वी विल कीप फाइटिंग इट। मैं एक लास्ट क्वेश्चन फेक न्यूज़ के ब्रॉडर नैरेटिव पे पूछूंगी और एंड देन वी कैन कंक्लूड विद जुबैर का जो मामला है। बियॉन्ड फेक न्यूज़ करके एक रिपोर्ट आई थी बीबीसी से 2018 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक वो कंसिस्टेंटली रिपोर्ट छापते हैं, बट एक 2018 की जो रिपोर्ट थी उसमें जब उनने इंडिया के फेक न्यूज़ के इकोसिस्टम को स्टडी किया तो उनके पास 4 ब्रॉडर रीजंस आए या 4 नैरेटिव्स आए जो लीड कर रहे थे, जो 4 सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे थे। उनमें से एक था हिंदू पावर एंड सुपीरियॉरिटी, एक था प्रेजर्वेशन एंड रिवाइवल, एक प्रोग्रेस एंड नेशनल प्राइड, एंड एक था पर्सनैलिटी एंड प्रोएस, स्पेसिफिकली पीएम मोदी का। तो मैंने वो पढ़ी, मुझे बीबीसी बहुत रिलायबल लगता है, मैंने आई अंडरस्टूड, मुझे लगा कि हाँ, बहुत सही बात है, मैंने उस तरह से समझा। लेकिन द मिनट मैंने इसके बारे में सोचा कि ये मैं किसी और को बताऊंगी जो मेरी आइडियोलॉजी से नहीं इत्तेफाक रखता है, उसको गलत लगती है मेरी बातें या किसी भी तरीके से, उसको जैसे ये दिखेगा वो तो डिसमिस कर देगा, उसको जैसे दिखेगा कि हिंदू पार की बात करे, हटाइए, मतलब वैलिड ही नहीं है। तो इस सारे प्रोसेस में जो एक सोर्स होता है जहाँ पे ओरिजिनेट होती है भले ही एक न्यूज़ या फिर उसको फैक्ट चेक करने वाली बात, तो वो जो सोर्स होता है उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी पे लगातार क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस वाले प्रोसेस में एज अ फैक्ट चेकर प्रतीक, क्योंकि आपके भी क्वेश्चन आए होंगे आप पे भी कि आप एक्स जगह से पैसा लेते हैं, व्हाटएवर आपकी ये आइडियोलॉजिकल लीनिंग है, आप उस सोर्स की क्रेडिबिलिटी के बारे में किस तरह सोचते हैं? आप खुद कैसे सोचते हैं, ताकि हम लोग जैसे लोग जो आप लोग को लगातार पढ़ते हैं बाकी फैक्ट न्यूज़ को, वो कैसे सोचें कि हम इस चीज़ से थोड़ा दूर हो सके कि नहीं इसने हिंदू लिख दिया तो ओके ये तो गलत है, या इसने मुसलमान के लिए कुछ लिख दिया, व्हाटएवर, अलग अलग बाइनरीज। देखिए, बाइनरीज जो क्रिएट हो रही है वो एक पॉलिटिकल और सोशियोलॉजिकल फिनोमिनन है। उसको आप जो कंट्री का पॉलिटिक्स है उससे इंडिपेंडेंटली नहीं देख सकते हैं। कंट्री का पॉलिटिक्स अभी इस समय ये है कि एक हम लोग, why do we exist? We don't exist. We exist because there is a need in the society. It is not the other way around, right? What is the need in the society? क्यों हम लोग पहले शुरू किया हम लोगों ने? क्योंकि मैं और जुबैर दोनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। 2016 में जब हम लोग सितंबर 2016 में पहली बार हम लोगों ने इसका कंसेप्ट लिखा था। फेब 2017 में we finally launched. December 2016 is when I finished. I was a software contractor, freelancer. तो
आई फिनिश माय फाइनल प्रोजेक्ट, यानी तब मैंने रिन्यू नहीं किया अपना कॉन्ट्रैक्ट, दिसंबर 2016 में खत्म किया और फेब 2017 में हम लोगों ने ऑल्ट्यूज लॉन्च किया। हम लोगों ने लॉन्च क्यों किया? क्योंकि हम लोग दोनों काफी एक्टिव थे सोशल मीडिया पे, और हम लोगों ने देखा था कि एक कंसर्टेड मैकेनिज्म में एक वेपनाइजेशन हो रहा था मिस इन्फॉर्मेशन में, जिसमें माइनॉरिटीज को अटैक किया जा रहा था, एंड देयर वाज अ अटेम्प्ट टू मेक अ नैरेटिव दैट दे आर रिस्पांसिबल फॉर many of the ills in the country, and जी which you saw the most recent example was the whole propaganda around Tablighi Jamaat. You saw that, जी right? जी Uh, so, so we saw that happening on social media because हम लोग engineers थे. We had certain skills which probably the regular journalists did not. These are not rocket science. These are simple skills. Journalists should pick up, but it is just it was a coincidence that we had certain skills which the journalists at that point in time didn't have. राइट, सो वी हम लोगों ने सोचा कि मैं एक फेसबुक पे चला रहा था, जुबैर एक फेसबुक पे चला रहा था, हम लोग कुछ ऑडियंस था, सो हम लोगों ने सोचा कि लुक वी आर इन अ यूनिक पोजीशन कि हम लोग कुछ शुरू कर पाए, कि जी ऑडियंस है, कुछ लिखते हैं, तो वैसे ऑल्टी शुरू किया। वी केम इन बिकॉज देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी कि जहां एक मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे। क्यों क्रिएट कर रहे थे, कौन कर रहा था, दैट इज अ क्वेश्चन यू नीड टू आस्क। कौन कर रहा था? मोस्टली राइट विंग पार्टीज कर रही थी, और वो पॉलिटिक्स एक रहा है उनका। क्यों मोर एंड मोर मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ भी मुस्लिम स्पेसिफिक होता है तो ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इज ऑल्सो बीइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिक्टेटेड बाय द गवर्नमेंट, इसलिए वो एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। तो ये एक नैरेटिव क्रिएट हुआ है, एक पोलराइजेशन हुआ है सोसाइटी में बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, राइट। जी अभी उसको कोर्स करेक्ट करना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक चीज पे आप सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन पे काम करो, उससे कोई कोर्स करेक्शन नहीं होने वाला। पॉलिटिक्स का कोर्स करेक्शन इज पॉलिटिक्स। आप यही पॉलिटिक्स करते रहोगे देश में, और इफ दे अगर वही चलता रहेगा, if they keep coming back to power, and if they continue the same form of politics, तो course correction कहाँ से होगा? If people accept that form of politics, if people vote for that form of politics, then there is very little scope of course correction. So certain issues, and there will be a longer, अगर मानो कभी गवर्नमेंट पलट भी गई, ये सब चीज को अंडू करना, ये जो पोलराइजेशन होता है उसको अंडू करना बहुत लंबे समय का काम है। तो इसमें देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट विल हैव टू बी डन। मिस इन्फॉर्मेशन तो एक इट इज अ symptom, okay, and but it is not the only symptom. There are multiple symptoms. आप जो रोड में किसी एक मुस्लिम व्यक्ति की लिंचिंग हो जाती है, that is a much bigger symptom than misinformation. जब अभी हम लोगों ने एक स्टोरी की थी, सुदेश ठाकुर बोल के एक इंसान थे, वो उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, मैं भूल जा रहा हूँ कहाँ से। तो वो दिल्ली में उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि एक मुल्ले को आजादी दे दी। ठीक है, हम लोगों ने उनका कांटेक्ट किया और हम लोगों ने उनसे बात किया, तो उन्होंने इतना मिस इन्फॉर्मेशन कंज्यूम किया था। हम लोगों ने प्लस स्टोरी दिखा कि देखिए मिस इन्फॉर्मेशन का एक कट्टरपंथी, किसी को एक रेडिकलाइजेशन में मिस इन्फॉर्मेशन का हाथ है। तो यस, मिस इन्फॉर्मेशन इज अ इंपॉर्टेंट इशू, बट देयर इज नो शॉर्टकट टू सॉल्व दिस इशू ऑफ पोलराइजेशन। ये बाइनरीज क्रिएट हुई है और कोई भी शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं है कि आप कल ये उठ के ठीक हो जाएगा। कि लोग अगर किसी कोई एक मीडिया चैनल बोलता है कि देखिए ये कि हिंदू राइट विंग से ज्यादा आ रहा है, तो देयर विल बी पीपल हु विल रिजेक्ट इट, बिकॉज वो एक पोलराइजेशन हुआ है। इट इज द स्टेट ऑफ सोसाइटी, एंड फॉर दैट टू चेंज it is going to take a long time. It is, I mean, I'm not even, I think some social scientist needs to talk about this issue. My knowledge is limited here, but this is what my current understanding is. तो आप ये कह रहे हैं कि जो फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन है वो ग्राउंड पे होने वाली राजनीति और सोसाइटी में जो चल रहा है उसका एक सिम्टम है। तो मुर्गी और अंडे की प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली राजनीति के साथ ये मिस इन्फॉर्मेशन आई है, और राजनीति बदलेगी तो धीरे धीरे मिस इन्फॉर्मेशन का स्पेस भी बदलेगा। ओके प्रतीक, हमने आपका काफ़ी टाइम लिया। मुझे एंड में आपसे ये ज़रूर जानना है, क्योंकि हम लोग
जुबैर के ऊपर एक अटैक हो रहा है, कंसर्टेड अटैक है, राइट विंग की तरफ से है। एक तो आप लोग क्या सोच रहे हैं ऑल्ट न्यूज़ इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अभी तो 8 हफ्ते के लिए इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गया है, बट इन जनरल आप इसको डील करने के लिए क्या सोच रहे हैं? और आगे ऐसा ना हो, ये तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है नहीं, तो क्या हम एक सॉलिडारिटी का इकोसिस्टम बना सकते हैं ताकि पीपल लाइक यू और other people who suffer something like that don't have to look for answers बार बार जब ऐसा कुछ हो? क्या आप इस तरह की बात भी कोई सोच रहे हैं? प्रेजेंटली तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, बट जो लॉयर्स ने हम लोग को बताया है कि इट इज अ गुड ऑर्डर, जो इट इज अ पॉजिटिव ऑर्डर, तो दैट गिव्स अस सम होप कि before reading the order, I don't want to talk about it too much, क्योंकि I don't want to end up saying something which may not be true. लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट एज फार एज जुबैर्स केस इज कंसर्न, देयर आर कुछ देयर इज सम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग, तो जुबैर का केस होपफुली टैकल हो जाएगा, सो दैट इज वन थिंग। वो तो हम लोग लड़ेंगे, लड़ना है, यू कैन नॉट, आप यू हैव टू पुश बैक, वो तो है ही, यू हैव टू पुश बैक and you have to show that look, you're not in the wrong and that we are being targeted. You have to say that loud and clear. That is one thing, but on the larger issue of solidarity and etc, देखिए, again, I think my mother who's a director, she probably can talk about this better क्योंकि वो काफी अरसे से एक सोशल एक्टिविस्ट रह चुकी है, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने जो देखा है कि सॉलिडारिटी, एक जनरल सॉलिडारिटी जो आप हम लोग सोचते हैं कि एक यूनिटी, वैसा नहीं होता है, इशू बेस्ड होता है। कि अभी जैसे दलित का इशू है तो एक इशू बेस्ड यूनिटी होता है, और हम लोग मेरे हिसाब से उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, और बाद में क्रॉस इंटरसेक्शनल यूनिटी, कि आप इशू बेस्ड, क्योंकि एक इंसान को कोई एक इशू ज्यादा इम्पैक्ट करता है, दूसरे एक इंसान को दूसरा एक इशू ज्यादा इम्पैक्ट करता है, सो दे विल be more invested in the issue that directly impacts them. So you can have multiple groups who are working on different issues, but there has to be unity across, some sort of unity across different groups. And अभी जैसे हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला जुबैर के केस में, आई एम विद जुबैर, वो करीबन 16-18 घंटा ट्रेंड किया है, नंबर 1। सो और सब लोग खुद लिख रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग की तो कोई आईटी सेल की टीम नहीं है, हम लोग की 12 जन की टीम है ऑल्ट न्यूज़ में। तो अगर आप जेन्युइनली काम करते हो तो यूनिटी आती है। अभी रिसोर्सेज की बात है, ये सब छोटे ऑर्गेनाइजेशंस, हम लोग का थोड़ा यही फायदा है कि मेरे फादर लॉयर हुआ करते थे, थोड़ा लीगल नॉलेज है, सॉर्ट ऑफ थोड़े कॉन्टैक्ट्स है, जैसे वो सब लोगों को डिफिकल्ट होता है क्योंकि समझ में नहीं आता कि लीगल एरेना में आए तो क्या करना है। तो मेरे हिसाब से वो सब के लिए ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि लोगों को समझ में आए कि कैसे ये चीज को डील करना है। सिर्फ सॉलिडारिटी से काम नहीं चलता है, सब चीज में हम लोग को खुद को तैयार करना है कि लीगल इश्यू से कैसे डील करना है, कि समझना है कि जैसे सबसे काफी लोगों को यही नहीं फर्क पता होता है कि पुलिस कंप्लेंट और एफआईआर में क्या डिफरेंस होता है। आप जब पुलिस स्टेशन में जाके आप जब वो कंप्लेन करते उसको एफआईआर नहीं बोलते हैं। अभी जैसे ये ताहिर हुसैन के केस में, जैसे एक सीआरपीसी में 161 होता है, सीआरपीसी में 164 होता है। 161 का मतलब होता है कि पुलिस के सामने कन्फेशन, 164 का मतलब होता है मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन। ओनली 164 इज लीगली एडमिसिबल। जो पूरा न्यूज पेपर बोल रहा है कि ताहिर हुसैन ने कन्फेस कर दिया, वो पुलिस के सामने कन्फेशन है, वो लीगली एडमिसिबल नहीं है। तो ये मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूं कि इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू एजुकेट आवरसेल्व्स सो दैट वी नो दिस इश्यूज बेटर, कि इंडिविजुअल लेवल पे नहीं तो पैनिक हो जाएंगे आप। बिल्कुल, जब इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एन इशू you start panicking because you don't know what to do with it. And you, especially for example, if you have a disease, if I don't have a degree, then you put your entire trust into a doctor's hand and you don't understand what is happening, and that is a very tough situation to be in. But while we can't get a MBBS degree overnight, at least we can understand issues. At least we can थोड़ा basic understanding होना चाहिए हर sociological field में कि कैसे deal कर सकते हैं। तो
उतना ही कहूंगा. आई थिंक larger discussion, this is a very long topic and जी maybe जी we बिल्कुल. need a longer time to figure out, but Yeah. yeah, that is what it is, that is my understanding. शुक्रिया प्रतीक. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि एक ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी तो डेवलप होती है, पर उसके बियॉन्ड भी हम लोगों को शायद थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है, शायद वो ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है जिसमें हम लॉ को, कानून को, पुलिस को, तरह तरह की जो ये NCPCR जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज होती क्या हैं, इनके क्या राइट्स हैं, क्या ये ऐसा कुछ कर सकती है, नहीं कर सकती, इन सबको थोड़ा Exactly. समझने के लिए हमको पढ़ते रहना पड़ेगा. और शायद ऐसा नहीं है कि आपको कल ही सब समझ में आ जाएगा, पर धीरे धीरे, क्योंकि कोविड पैंडेमिक था, आपको कोविड के जो प्रिवेंशन के रूल समझते समझते भी टाइम लगा है. तो दिस इज ऑल्सो अ पैंडेमिक, बहुत लार्ज स्केल पैंडेमिक है. इसके भी रूल्स ऐसे डील करने के तरीके समझते समझते आपको वक्त लगेगा, पर कोशिश जारी रहनी चाहिए. थैंक यू सो मच प्रतीक हमसे जुड़ने के लिए. और ख़त्म करते करते मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक पोयम से 5 पंक्तियां लेके ख़त्म करना चाहूँगी. क्या रखा है कुरेदने में, हर एक का चक्रव्यूह कुरेदने में, सत्य के लिए निरस्त्र टूटा पहिया ले, लड़ने से बेहतर है जैसी है दुनिया उसके साथ हो लो, व्यंग मत बोलो. ऑल्ट न्यूज़ जैसे कुछ लोग अभी भी व्यंग बोल रहे हैं और इस फेक न्यूज़ की दुनिया से लड़ रहे हैं. आप भी कोशिश कीजिए और उनका साथ दीजिए. एंड वी स्टैंड विद जुबैर. थैंक यू. Thank you so much.